हेलो स्टूडेंट्स, नवंबर 2021 के लिए एंड ऑनवर्ड्स के लिए आईसीएआई ने स्पेसिफाई किया है एफसीआर एक्ट में, फॉरेन कंट्रीब्यूशन एंड रेगुलेशन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स थैंक्स टू एफसीआरए रूल्स 2020, एफसीआरए अमेंडमेंट रूल्स 2020। देखिए 2020 में पहली बात तो इस एक्ट के अंदर अमेंडमेंट आई, हमने सारी अमेंडमेंट करी। एफसीए रूल्स में भी पहली बात हमारे कोर्स में ये एक्ट था, बहुत थोड़े से रूल्स के बारे में इन्होंने बताया था कोर्स में, तो सिर्फ हमने वही पढ़े। बाद में आईसीएआई ने नोटिफाई किया कि भाई हम हटा रहे हैं दो एक्ट कोर्स में से, एक इकोनॉमिक लॉज में से हटा दिया सरफाइसी एक्ट एंड सिक्योरिटी लॉज में से हटा दिया सकरा एक्ट। तो कह लीजिए दो एक्ट हटाए, जो बचा उसका कंटेंट बढ़ाते जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने नोटिफिकेशन में आईसीएआई ने सारे के सारे रूल्स, नो डाउट अमेंडमेंट की वजह से तो चेंजेस हुए ही हैं रूल्स में, वो सारे के सारे डाल दिए। तो नेचुरल है जो हमने पढ़ा, जहां जहां वर्ड आ जाता है एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडरस्टूड है बाय रूल्स, तो जितने बता रखे थे पढ़े। तो अब हमें अपने हर सेक्शन के साथ इस रूल्स की वजह से कंटेंट का साइज बढ़ाना होगा। तो पहली बात देखिए सिंपल है, ये सीए फाइनल नवंबर 2021 अटेम्प्ट एंड ऑनवर्ड के लिए है, और वी आर नॉट टॉकिंग एफसीआरए अमेंडमेंट एक्ट 2020 कर चुके हैं रूल्स थैंक्स टू द आईसीएआई नोटिफिकेशन। तो भैया ये हमें रूल 3 से लेकर के 23 तक जाना है। मैंने एक एक चीज आपको पढ़ा रखी है, हैंड रिटन नोट्स बनवाए हैं। अब उसके अंदर कुछ काटना नहीं पड़ेगा, एक आधी चीज को छोड़ के अमेंडमेंट आपको कुछ एडिशन करना पड़ेगा, क्योंकि हमने सारे रूल्स नहीं पढ़े हुए। तो आपके पेज में जगह ना हो, स्टिकी नोट्स वहां पे चिपका लीजिए, क्योंकि और कोई चॉइस नहीं है। ये पीडीएफ एक बिल्कुल ऑर्डर में मैंने जितना इजी करके हाईलाइट करके मैं लिख के दे सकता हूं बनाई है आपके लिए। आप मुझसे ये ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम। रूल नंबर 3, जहां थोड़ा स्टार मैंने लगा रखा है, जिन रूल्स पे ध्यान दीजिएगा उन पे ज्यादा। तो रूल नंबर 3 एप्लीकेबल होता है रूल रेड विथ सेक्शन 5। सेक्शन 5 में हम क्या पढ़ते हैं कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल इन नेचर है, जिसका जिक्र सेक्शन 3 में भी आता है, लेकिन हमें सेक्शन 5 में पढ़ना होता है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो पॉलिटिकल इन नेचर की होगी, जिसको हम एक पॉलिटिकल पार्टी नहीं मानेंगे। तो कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट में स्पेसिफाई एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्या वो पॉलिटिकल नेचर की है या नहीं है। तो हम यहां पढ़ने जा रहे हैं जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगा कि वो पॉलिटिकल नेचर की है ऑन वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। तो जहां हमने सेक्शन 5 पढ़ा है उसके साथ इसे नोट डाउन आपको करना पड़ेगा। कॉपी में स्पेस हो तो डेफिनेटली वहां लिख लें, नहीं तो एज आई सेड स्टिकी नोट, वरना ये पीडीएफ का प्रिंट आउट तो आप लगा ही सकते हैं। तो देखिए पहली बात, रूल नंबर 3 क्या कहता है। कहता आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है हैविंग वोड, कि आपने एक तरह से कसम खाई है, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स इन द मेमोरेंडम और बायलॉज। आपने अपने मेमोरेंडम या बायलॉज के अंदर लिखा है पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव, तो अंडरस्टूड है आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल इन नेचर हो गए। नंबर 2, आप एक ट्रेड यूनियन है, अगेन आपका ऑब्जेक्ट है कि हम पॉलिटिकल गोल्स के लिए भी काम करेंगे, तो भाई आप ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल इन नेचर हो गई। तीसरा, आप कोई भी वॉलंटरी एक्शन ग्रुप है, कोई भी वॉलंटरी, जैसे कोई ब्लड डोनेशन कैंप, कुछ भी कह लो, कोई भी ग्रुप है जिसके अगेन ऑब्जेक्टिव्स हैं पॉलिटिकल नेचर, या जो पार्टिसिपेट करता है पॉलिटिकल एक्टिविटीज में। नंबर 4, आप कोई फ्रंट या मास ऑर्गेनाइजेशन है। फ्रंट का मतलब है जैसे स्टूडेंट यूनियन की बात करें तो देखिए कांग्रेस का आपने सुना होगा एनएसयूआई एक फ्रंट है, बीजेपी का एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो कहता है फ्रंट या मास ऑर्गेनाइजेशन है जैसे स्टूडेंट यूनियन, वर्कर यूनियन, यूथ फोरम, वुमेन विंग ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी।
नंबर 5, ये इंटरेस्टिंग है, देखिए स्टार डाला मैंने, किसान आंदोलन। आप ऑर्गेनाइजेशन है फार्मर की, वर्कर की, स्टूडेंट की, यूथ बेस्ड ऑन कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन, लैंग्वेज, अदरवाइज, जो कि डायरेक्टली आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ अलाइन नहीं है, जैसे किसान आंदोलन। तो उन्होंने साफ कहा किसी पॉलिटिकल पार्टी को हमारे साथ मत जुड़िए, ना ही हम आपके साथ जुड़े हैं। लेकिन जिसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं आपके मेमोरेंडम में, या नहीं भी लिखा मेमोरेंडम में, एक्टिविटीज गैदर्ड थ्रू अदर मटेरियल एविडेंस, सबूतों से ये लगता है, इंक्लूड स्टेप टुवर्ड्स एडवांसमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ सच ग्रुप्स, कि अल्टीमेटली आप पक्का कोई पॉलिटिकल पार्टी बनाओगे। चाहे वो देखिए आंदोलनों से ही, आप यूं कह लीजिए अकेला फार्मर ना कहें, केजरीवाल साहब दिल्ली में सीएम है, आम आदमी पार्टी है, वो भी तो देखिए एक आंदोलन था, आंदोलन से बनी चीज कि अल्टीमेटली आप के सबूतों से ऐसा लगता है कि आप कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट की तरफ मूव करोगे, तो आपको ऐसा माना जा सकता है। नंबर 6 कहता कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो भी नाम दे दीजिए, बट हैबिचुअली आपको आदत है कहीं भी आंदोलन होता है वहां जाके खड़े हो जाते हैं। itself or in employs common methods of political action like बंद, हड़ताल, रास्ता रोको, रेल रोको और जेल भरो इन सपोर्ट ऑफ पब्लिक कॉजेस। तो कहता आप हैबिचुअल हो तो आपको पॉलिटिकल इन नेचर माना जा सकता है। लेकिन इंटरेस्टिंग देखिएगा, सब क्लोज 2 इन्हीं दोनों क्लोजों से रिलेटेड कहता है कि ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेसिफाई हुई है क्लोज 5 एंड 6 में ऑफ सब रूल 1 में, shall be considered to be of political nature, तभी मानेंगे if they participate in active politics or party politics। तो एक्टिव कहता है पॉलिटिकल नेचर तभी मानेंगे आप एक्टिव पॉलिटिक्स में या पार्टी पॉलिटिक्स में कहीं ना कहीं आप इन्वॉल्व हो रहे हैं। मतलब सीधा का सीधा किसानों को एक तरह से दोनों तरफ से बात रखने की कोशिश करी गई है कि हम आपको नहीं भी मानेंगे आंदोलन आप कर रहे हो, लेकिन मान भी सकते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इफ्स एंड बट्स हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सबूतों से लगता है आपका कुछ पॉलिटिकल इंटरेस्ट है। तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग था रूल नंबर 3। अब हम देखिए सेक्शन 8 में ये पढ़ते हैं कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में कितना पैसा लगा सकते हैं। आपके पास जो पैसा आया है वो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी में नहीं लगाना है। तो स्पेकुलेटिव एक्टिविटी के अंदर नॉर्मली ये जितना भी हम पढ़ेंगे रूल 4 का, ये लगभग हमने लिखा भी हुआ है। सो कहता है कोई भी इन्वेस्टमेंट या एक्टिविटी जिसमें एलिमेंट ऑफ रिस्क है कि आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ भी सकती है, अप्रिशिएट या डिप्रिशिएट ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, तो चाहे शेयर्स में लगाएं, म्यूचुअल फंड में लगाएं, तो हम इसे स्पेकुलेटिव मानेंगे। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, डेट सिक्योरिटीज में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वो स्पेकुलेटिव नहीं है। बी, आपने ऐसी स्कीम में पैसा लगाया जहां से हाई रिटर्न आएगा, जैसे चिट फंड वगैरह या जमीनों वगैरह में रियल एस्टेट पैसे बढ़ेंगे या कोई और सिमिलर कुछ ऐसा ही, तो हम उसे स्पेकुलेटिव मानेंगे। तो इसमें नॉर्मल एज सच मैं कोई चेंज की बात नहीं कर रहा हूं। हल्का फुल्का चीज एक्स्ट्रा, जैसे सब रूल 3 कहता है स्पेकुलेटिव के लिए, नॉट स्पेकुलेटिव, कोई भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जो अलाउड है उसके लिए आप सेपरेट रजिस्टर मेंटेन करेंगे और उसका ऑडिट भी होगा। रूल 5 अगेन रेड विद सेक्शन 8 कि किस चीज को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मानेंगे। पीछे जो मैंने क्लासेस दी थी उसके अंदर मैंने ये रूल 4 हो 5 हो ये लिखवाया भी हुआ, तो इसमें मेरे को कोई चेंज ऐसा नजर नहीं आता, लेकिन जिन बच्चों ने अपडेट ना किया हो उनके लिए तो जरूरी है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में किस किस को मान लेंगे। कहता है जो भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके मेंबर्स कहें, एग्जीक्यूटिव कमेटी या गवर्निंग काउंसिल जो भी है आपकी, उसके जो मेंबर्स हैं उनका खर्चा, रेमुनरेशन, ट्रैवलिंग, कुछ भी कहें। देन आपने कोई भी हायर किए हैं पर्सोनल एम्प्लॉयज वगैरह, तो उनसे रिलेटेड उनके खर्चे, सैलरी, वेजेस, कुछ भी, तो मतलब नॉर्मल एम्प्लॉयज के भी और जो मेंबर्स हैं उनके भी। देन सारे के सारे कंज्यूमेबल्स, स्टेशनरी, बिजली, पानी, नॉर्मली जो होते हैं। कॉस्ट ऑफ अकाउंटिंग, व्हीकल्स का खर्चा, रिपोर्ट्स फाइल करने का, लीगल एक्सपेंसेस, रेंटल्स वगैरह सारा एडमिनिस्ट्रेटिव है। 2 चीजों को हम एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं मानेंगे। कहता अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं
उससे रिलेटेड कुछ पर्सनल आपने हायर किए हैं। एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन देयर सैलरीज और रेम्युनरेशन ऑफ पर्सनल एंगेज्ड इन ट्रेनिंग और फॉर कलेक्शन और एनालिसिस ऑफ फील्ड डाटा ऑफ एनी एसोसिएशन प्राइमरली एंगेज्ड इन रिसर्च और ट्रेनिंग। आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन हो जो रिसर्च का काम कर रही है, ट्रेनिंग का काम कर रही है। तो कहता ऐसे काम के लिए जो व्यक्ति आपने हायर किए हुए हैं, जो रिसर्च करें, ट्रेन करें, उनकी तनख्वाह वगैरह को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं मानेंगे। नंबर 2, ऐसा खर्चा जो डायरेक्टली आपने इनकर किया है ताकि आपके ऑब्जेक्टिव्स प्रमोट हो, जैसे आप एक चैरिटेबल हॉस्पिटल हो तो डॉक्टर्स जो आपने हायर किए उनकी तनख्वाह, आप एजुकेशन से रिलेटेड हो तो टीचर्स वगैरह की तनख्वाह जो डायरेक्टली फर्दरेंस मीन्स प्रमोशन ऑफ योर ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम उसको एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं मानेंगे। रूल नंबर 6 जिसे हम रेड विद करते हैं सेक्शन नंबर 4 के साथ, फॉरेन कंट्रीब्यूशन, उससे रिलेटेड जो है हम एक्सेप्शंस पढ़ते हैं सेक्शन 3 से रिलेटेड, कि अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन अपने रिश्तेदारों से ले रहे हैं तो इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है, ये हमने पढ़ा भी लिखा है क्या। लेकिन अगर आप पैसा ले रहे हैं 1 लाख रुपए से ज़्यादा और इक्विवेलेंट एक फाइनेंशियल ईयर में, तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना बाय अपलोडिंग डिटेल्स इलेक्ट्रॉनिकली इन FC1 फॉर्म 30 दिन के भीतर जब आपको ये पैसा मिला। रूल 6 हम जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं अंडर सेक्शन 2H, उससे रिलेटेड हम कहते हैं अगर आपको आर्टिकल्स गिफ्ट में मिले हैं, पर्सनल यूज के लिए मिले हैं, हम इसे फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मानेंगे अगर इनकी मार्केट वैल्यू इन इंडिया ऑन द डेट ऑफ गिफ्ट 1 लाख रुपए से अगर ज्यादा नहीं है। तो ये पढ़ी हुई चीज है, कुछ आप इसमें नया नहीं देख रहे हैं। रूल 7 रेड विद सेक्शन नंबर 6, तो जहां हम फॉरेन हॉस्पिटैलिटी की बात करते हैं तो इसमें मैं कहूँगा कुछ नया नहीं है, डेफिनेटली ये हमने पढ़ा हुआ है, बट फिर भी इंस्टीट्यूट ने स्पेसिफाई किया तो पढ़ मैं जरूर दूंगा। अपनी कॉपी में आप जरूर चेक कीजिए, अपने नोट्स में जरूर चेक कीजिए, अपने आप को अपडेट कीजिए। तो कहता है अगर आप स्पेसिफाइड पर्सन है अंडर सेक्शन 6 और आप फॉरेन हॉस्पिटैलिटी लेना चाहते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आप इलेक्ट्रॉनिकली ऑनलाइन FC2 फॉर्म से परमिशन लेंगे, उसके साथ आप अटैच करके देंगे जो आपको फॉरेन कंट्री से इनविटेशन लेटर मिला है या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्लियरेंस किसी भी मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो आपको क्या कर रहा है, स्पॉन्सर कर रहा है बाहर जाने के लिए। और फॉरेन हॉस्पिटैलिटी के लिए ये जो आप एप्लीकेशन देंगे उनके पास पहुंच जानी चाहिए 2 हफ्ते पहले, बिफोर योर प्रपोज डेट ऑफ जर्नी। और अगर इमरजेंट मेडिकल एड वहाँ गए हैं, इमरजेंसी एड लेनी पड़ जाती है, सडन इलनेस ऑन अ विजिट अब्रॉड, तो आपको 1 महीने के अंदर सारी डिटेल्स सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी पड़ेंगी। कहाँ से पैसा आया, कितना आया, किस पर्पस के लिए आया, किस तरह से आपने इस्तेमाल किया। लेकिन आपको कोई सेंट्रल गवर्नमेंट को इंटीमेट नहीं करना अगर वो अमाउंट सिर्फ 1 लाख रुपए तक है और इट्स इक्विवेलेंट। अगर वो मेडिकल एड के लिए है तो नहीं देना। तो इमरजेंट का मतलब ये है कि इस हालात कुछ ऐसे थे कि भाई हार्ट अटैक हो गया तो तुरंत हमें, या कोविड हो गया जो भी है, एडमिट होना पड़ा। रूल नंबर 8 जिसे हम सेक्शन 10 के साथ पढ़ते हैं, ये मैंने स्टार भी लगा के दे रखा है, तो ये पक्का आप अपनी कॉपी में आपको नोट डाउन भी करना पड़ेगा। ये है अगर आप कॉन्ट्रावेंशन करते हुए, सेक्शन 10 में हम ये पढ़ते हैं कि अगर आपने कॉन्ट्रावेंशन करते हुए कोई ACS लिया है, मीन्स आर्टिकल सिक्योरिटी करेंसी वगैरह लिया है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपके ऊपर रोक लगा सकता है कि आपने कॉन्ट्रावेंशन किया है तो आप ना लें। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर जिसके ऊपर जारी होगा इन द फॉलोइंग मैनर होगा, सरकार की तरफ से एक रोक लगाई जा रही है कि आप कॉन्ट्रावेंशन में ACS ना लें, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी तरफ से इस तरह से आपको बताएगी कि एक ऑर्डर डिलीवर किया जाएगा, या तो आपको या आपके ऑथराइज्ड एजेंट को, आपको भेजा जाएगा रजिस्टर्ड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट। एक एक्नॉलेजमेंट लग जाएगी, आपके पास आएगी, फिर आप साइन करके देंगे और वो वापस लेके जाएगा पोस्टमैन, या स्पीड पोस्ट हो सकता है। आपके एड्रेस पे भेजा जाएगा। कौन सा एड्रेस होगा आपका? जो भी आपका लास्ट नोन घर था, या जहां आप कोई बिजनेस कर रहे हैं या कोई कार्य कर रहे हैं, प्रोफेशन वगैरह कह लीजिए,
और अगर आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो अंडरस्टूड है जो भी आपका लास्ट नोन एड्रेस था, क्योंकि आपका रेजिडेंस तो होगा नहीं। और अगर वो इस तरह से आपको नोटिस सर्व नहीं किया जा पा रहा तो यह फिक्स मीन्स चिपका दिया जाएगा आपके दरवाजे पे ऑन द आउटर डोर या कॉन्स्पिक्वस पार्ट, जिसका मतलब है जो भी अट्रैक्टिंग एरिया हो आपके प्रेमिसेस का, जहां आप रहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं, देखिए, या आप कोई प्रोफेशन पर्सनली वर्क्स फॉर गेन। और इससे रिलेटेड एंड द रिटर्न रिपोर्ट वेयर ऑफ शुड बी विटनेस्ड बाय एटलीस्ट 2 persons। तो प्रोहिबिटरी ऑर्डर आपके ऊपर जारी कर रहा है तो एक रिटर्न रिपोर्ट होगी और उसके ऊपर 2 गवाहों के साइन भी होंगे। सेक्शन 9 स्टार डाला है फिर से रेड विथ सेक्शन 11 एंड 12, जहां हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की, प्रायर करवाते हैं या टेम्परेरी कह लीजिए, 2 तरह की, राइट। और 12 में हमें सर्टिफिकेट ग्रांट होता है। तो यहां से रिलेटेड कहा गया कि एप्लीकेशन जब देंगे, चाहे वो सब सेक्शन 1 ऑफ 11 है जहां जिसे हम परमानेंट रजिस्ट्रेशन कह सकते हैं, या टेम्परेरी 11(2) के अंदर, तो कहता है आप फॉर्म FC 3A इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे फॉर्म FC 3B, ये नॉर्मली हमने लिखा भी होगा, कुछ एक चीज़ें नई हम यहाँ पे पढ़ेंगे। साथ में एक एफिडेविट लगाया जाएगा जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस बेयरर एंड की फंक्शनरी एंड उसके मेंबर, मतलब यहाँ पे 3 लोग हो गए, 1 2 3, और ये रूल्स के साथ परफॉर्मा नंबर AA के साथ अटैच करके दिया भी हुआ है, तो उस तरह से एफिडेविट बनेगा। सेम वे यहाँ पे भी है, फॉर्म ही चेंज हो रहा है। फिर आप इसे ऑनलाइन अपलोड करेंगे, साइन करेंगे या डिजिटल साइन करेंगे, स्कैन डॉक्यूमेंट्स जो साथ में अटैच करने हैं वो आपको लगाने होंगे। देन आगे बोलता है, जैसे हमने सेक्शन 17 में पढ़ा भी है, कि आप जब एप्लीकेशन दे रहे हैं उससे पहले आपको FCRA अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, और वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाला न्यू दिल्ली स्पेसिफाइड ब्रांच का अकाउंट। और उसके बाद आप चाहे एक या एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवा सकते हैं, किसके लिए? यूटिलाइजेशन के लिए, जब फॉरेन कंट्रीब्यूशन आपको मिल गई। ये सेक्शन 17 में हम पढ़ के आते हैं। इसके लिए फॉर्म FC 6D आपने सबमिट करना है सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स न्यू दिल्ली को 15 दिन के भीतर भीतर, जब आपने ये यूटिलाइजेशन के लिए अकाउंट खुलवा लिए हैं। तो ये कुछ एक चीज़ें नई जो हैं ये आपको अपने नोट्स में इंसर्ट करनी पड़ेंगी कि यूटिलाइजेशन के लिए आप जब एक या एक से ज़्यादा अकाउंट खुलवाते हैं तो MOH को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को 15 दिन के भीतर भीतर FC 6D फॉर्म भर के आप इंटीमेट करें। देन क्लॉज F कहती है कि अगर आप रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं, सेक्शन नंबर 12 सब सेक्शन 4 क्लॉज नंबर B कहा है, थोड़ा टेक्निकल हो गया। अगर आप सेक्शन 12 याद करें, सब सेक्शन 4 याद करें, तो हम पढ़ते हैं कंडीशंस फॉर ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, जहां हमने काफ़ी पॉइंट पढ़े थे, 18 पॉइंट, 10, 6 एंड 2 करके। तो वो जो 10 वाले पॉइंट थे उनसे रिलेटेड है। एग्जैक्टली ये क्लॉज B के अंदर क्या है? द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर सब सेक्शन 1 has undertaken reasonable activity in its chosen field for the benefit of society for which foreign contribution is proposed to be utilized। कि आपने कोई भी एक रीजनेबल एक्टिविटी अपनी चूज करी है और जिसके लिए आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो उससे रिलेटेड बताया गया है। कुछ और कंडीशंस हैं, वो ये हैं कि भाई आप कम से कम जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं 3 साल हो गए हैं, इट शैल बी इन एग्जिस्टेंस फॉर 3 years, और आपने कम से कम पैसा खर्च किया अब तक 15 लाख रुपया ऑन इट्स कोर एक्टिविटीज। 15 लाख खर्च किया, और कब खर्च किया है? पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में। तो ये एक नई कंडीशन है जो हमने नहीं पढ़ा, आपको लिखना होगा। तो अगर 12(4)B आपकी एक चूजन एक्टिविटी से रिलेटेड है तो 3 साल का एक ट्रैक रिकॉर्ड, 15 लाख रुपए खर्च किए हों पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में, नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो आपको ये कंडीशंस वेव कर सकती है। और अगर आप 15 लाख की जब बात करते हैं तो मान लीजिए आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट अगर करी है पिछले 3 साल में, तो अगर आप चाहते हैं इंक्लूड करना एग्जिस्टिंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, लैंड बिल्डिंग वगैरह में, व्हीकल वगैरह में जो आपने किया है पिछले 3 साल में,
तो चीफ फंक्शनरी जो ऑर्गेनाइजेशन का है वो एक अंडरटेकिंग मीन साइन करके देगा क्या कि डेट द एसेट्स शेल बी वेस्टेड हेंसफोर विद द पर्सन टिल द वैलिडिटी ऑफ द सर्टिफिकेट, मीन्स ये एसेट्स डिस्पोज नहीं किए जाएंगे, रखे जाएंगे और यूटिलाइज होगा सिर्फ एक्टिविटीज़ के लिए जो हमने स्पेसिफाई करी हैं। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर को भी 15 लाख की लिमिट में हम एड ऑन कर सकेंगे। और ये जो कैपिटल एसेट है हम किसी और कार्य के लिए डाइवर्ट नहीं करेंगे जब तक सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। उसका वैलिडिटी पीरियड आप जानते हैं 5 साल। देन सब रूल 1 ये कहता है कि अगर आपने कोई एप्लीकेशन दी है मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ दीज रूल्स, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दी थी इन रूल्स के आने से पहले, लेकिन अभी तक वो एप्लीकेशन डिस्पोज नहीं हुई है, तो FCR अकाउंट तो आपको खुलवाना ही पड़ेगा, जो सेक्शन 17 की बड़ी अमेंडमेंट एक्ट 2020 से आई थी। देन सब रूल 2 के अंदर जो कुछ क्लॉजेस हैं वो देखें। अगेन वही घूम फिर के FCR अकाउंट हो, ये थोड़ा रिपीट होगा देखिए। और यूटिलाइजेशन के लिए जैसे हमने बात किया था कि वो 15 दिन के भीतर आपने बताना है FC 6D में, ये सेम कॉपी पेस्ट ऊपर भी पढ़ा हमने। अब मेन चीज़ आती है, अगर आप कोई यह आ गया 12(4)C से रिलेटेड, जैसे ऊपर 12(4)B था, C में क्या है, पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर गिविंग प्रायर परमिशन under subsection 1 has prepared a reasonable project for the benefit of the society for which foreign contribution is proposed to be utilized। तो अगर आप 12(4)C से रिलेटेड हैं कि आपने एप्लीकेशन दी है, एक रीजनेबल प्रोजेक्ट है आपका, तो कहता है कुछ एक कंडीशंस और हैं कि जहाँ पे आप प्रायर परमिशन ले रहे हैं एक स्पेसिफिक अमाउंट बाहर से लेने के लिए, एक स्पेसिफिक डोनर से, एक स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, तो आपको एक कमिटमेंट लेटर जो डोनर है बाहर का, आपको उससे रिलेटेड डिटेल्स बतानी होगी कि वो कितना अमाउंट दे रहा है, नंबर 2 किस पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया जाएगा। एंड इसके अंदर क्लॉज 2 कहती है जो इंडियन रिसिपिएंट पर्सन है और फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन है हैविंग कॉमन मेंबर्स, आप रिसिपिएंट हो, डोनर हो, कोई कॉमन अगर मेंबर है, प्रायर परमिशन तभी ग्रांट होगी अगर आप ये फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं। तो कॉमन मेंबर्स के केस में है, पहली बात, चीफ फंक्शनरी रिसिपिएंट का शैल नॉट बी ए पार्ट ऑफ डोनर ऑर्गेनाइजेशन, चीफ फंक्शनरी रिसिपिएंट का डोनर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर नहीं होना चाहिए। एक 75% चाहे ऑफिस बेरर हैं या मेंबर्स हैं ऑफ गवर्निंग बॉडी जो ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी मेंबर्स और एम्प्लॉइज ऑफ द फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन, कॉमन है, लेकिन 75% जो ऑफिस बेरर हैं या मेंबर्स हैं गवर्निंग बॉडी के, फॉरेन डोनर के मेंबर या एम्प्लॉय नहीं होने चाहिए। कॉमन है लेकिन 75% से कम होने चाहिए, ये कह लीजिए। और इन केस फॉरेन डोनर ऑर्गेनाइजेशन जो डोनर है वो सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल है, तो वो सिंगल इंडिविजुअल इंडियन रिसिपिएंट का ना तो फंक्शनरी हो, चीफ फंक्शनरी, ना ही वो ऑफिस बेरर हो, तो ये लिंक नहीं होना चाहिए। देन इन केस ऑफ सिंगल फॉरेन डोनर, सिंगल है फॉरेन डोनर, एक ही आदमी है, तो 75% से वही कंडीशन जो ऊपर पड़ी, ऑफिस बेरर कहें या मेंबर कहें ऑफ द रिसिपिएंट पर्सन शेल नॉट बी द फैमिली मेंबर्स और क्लोज रिलेटिव ऑफ डोनर, डोनर एक है तो ना वो क्लोज मेंबर हो ना वो रिलेटिव हो। बाकी आगे आप रूल 2A में भी देखेंगे, सेम वही पॉइंट है जो ऊपर था, FCR अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपने एप्लीकेशन दी है तो आप, हो सकता है जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन देते हैं वो रिजेक्ट हो जाती है, तो सेकेंड एप्लीकेशन आप 6 महीने के बाद ही दे पाएंगे, उससे पहले आप नहीं दे सकते। ये एक अच्छा पॉइंट है। साथ में जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं तो वहां आपको फीस देनी होगी 5,000 रुपये जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें, और पेमेंट होगी थ्रू गेटवे स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके तरीके से आप पेमेंट करेंगे। और तो यहां आप ले रहे थे प्रायर परमिशन, प्रायर का मतलब हो गया टेम्परेरी, जिसे हम कह देते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आप परमानेंट रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं, ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, तो देखिए फीस जो है वो 5,000 नहीं है बल्कि 10,000 रुपये है परमानेंट के लिए। तो ये फीस का अमाउंट पक्का, क्योंकि इस पे कोई MCQ कुछ भी क्वेश्चन भी बन के आ सकता है।
और कहता है सरकार इसे रिवाइज कर सकती है फ्रॉम टाइम टू टाइम। देखिए FCR एक्ट 2010 का है, इससे पहले पुराना एक्ट जो था वो था 1976 का, तो ये बेकार है, ये 5वीं क्लॉज कोई आज के दिन रेलिवेंस नहीं है। तो कहता है अगर आपने एप्लीकेशन दी है पुराने एक्ट में लेकिन अभी तक वो डिस्पोज नहीं हुई थी, तो नहीं डिस्पोज हुई है, तो नया एक्ट आ गया तो नई फीस तो आपके ऊपर लगेगी, जो हमने बात कर ली। परमानेंट के लिए 10,000 है, टेम्परेरी के लिए 5,000 है। रूल नंबर 9 ने स्टार डाला है तो ध्यान से लिख लीजिएगा इसे। जैसे आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं फॉर ऑब्टेनिंग प्रायर परमिशन टेम्परेरी रजिस्ट्रेशन, एक स्पेसिफिक इवेंट के लिए अगर आप ऐसे ले रहे हैं, तो कहता है अगर वैल्यू ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन जिस दिन किस दिन देखनी है ऑन द डेट ऑफ फाइनल डिस्पोजल ऑफ एप्लीकेशन। तो कहता है अगर आप ये कंट्रीब्यूशन ले रहे हैं 1 करोड़ से ज़्यादा रुपए की, तो सेंट्रल गवर्नमेंट आपको इंस्टॉलमेंट में भी पैसा लेना परमिट कर सकती है, और कंडीशन ये है 2nd या 3rd 4th सब्सिक्वेंट इंस्टॉलमेंट तभी आपको मिलेंगी अगर आप प्रूफ देंगे कि आपने 75% ऑफ पैसा जो पिछली इंस्टॉलमेंट में था वो आपने इस्तेमाल कर लिया है, और इसके लिए एक इंक्वायरी भी की जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है कि आप प्रायर परमिशन ले रहे हैं। रूल नंबर 9 ये कहता है इंस्टॉलमेंट में भी अलाउ हो सकता है अगर 1 करोड़ से ज़्यादा है, लेकिन हर इंस्टॉलमेंट का 75% यूटिलाइजेशन का आपको प्रूफ देना पड़ेगा। रूल 10 में कुछ नहीं है क्योंकि नॉर्मली हम इस सेक्शन 12 में पढ़ के भी आते हैं। वैलिडिटी जो होती है सर्टिफिकेट की वो 5 साल के लिए ही होती है, और अगर आप सेक्शन 14A में सरेंडर कर देते हैं वॉलंटरी, अपनी मर्जी से सर्टिफिकेट अपना सरेंडर कर देते हैं, तो हम मान लेंगे उसी दिन जिस दिन सरेंडर किया आपकी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गई, ख़त्म हो गई। रूल 11 जिसे हम सेक्शन नंबर 19 जहां हम डील करते हैं अकाउंट्स से रिलेटेड, तो कहता है जो भी आपने फॉरेन कंट्रीब्यूशन ली है उससे रिलेटेड आपने सेपरेट सेट ऑफ अकाउंट से रिकॉर्ड्स एक्सक्लूसिव बनाने हैं। तो इसके अंदर ऐसा कुछ नहीं, एक ही पॉइंट है सेपरेट सेट, कितना पैसा आपको मिला जो आपने रिसीव किया है एंड जो आपने यूटिलाइज किया है, सेपरेट बनाइए आप। रूल 12 जिसे हम पढ़ते हैं रेड विद रूल सेक्शन 16 जहां हम रिन्यूअल करवाते हैं रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि 5 साल के लिए, तो लगभग आपने सेम पढ़ा, थोड़ा सा फीस आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहली बात आप वैलिडिटी जानते हैं 5 साल, ये पढ़ा हुआ आपने, और 5 साल खत्म होने के 6 महीने पहले 6 मंथ्स बिफोर आपको रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना पड़ता है। तो नेचुरल है जब आप रिन्यूअल के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो FCR अकाउंट जो सेक्शन 17 में है उसका खुलवाना पड़ेगा, डिटेल देनी पड़ेगी। और ये रूल स्टार्ट होने से पहले अगर एप्लीकेशन दी है लेकिन डिस्पोज नहीं हो तो अगेन वही पॉइंट, हर जगह आप ये पढ़ रहे हो कि FCR अकाउंट होना चाहिए। और रिन्यूअल के लिए एप्लीकेशन जैसे पहले 500 होती थी, फिर 1500 होती थी, अब बस ये ध्यान रखें अब ये फीस 5,000 रुपये आपने लिखनी है, और थ्रू ये देंगे पेमेंट गेटवे स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और जब तक आप रिन्यू नहीं करवा लेंगे और अगर आपकी रजिस्ट्रेशन सीज होगी है तो नेचुरल है जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन थी आप उसे यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपने रिन्यूअल की एप्लीकेशन नहीं दी या रिन्यूअल के साथ जो फीस आपने देनी थी वो जमा नहीं करवाई, तो नेचुरल है आपकी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जिस समय 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ ये एग्जांपल्स दिए हुए हैं, इसके अंदर कुछ नहीं है, ये नॉर्मल क्लास में भी हमने किए हुए हैं कि 5 साल ख़त्म होने के 6 महीने से पहले आपने रिन्यूअल के लिए अप्लाई करना होता है। और क्योंकि जब आपकी ये एक्सपायर हो जाता है टेन्योर रजिस्ट्रेशन का, तो जो अनयूटिलाइज्ड FCR अकाउंट है उसमें जो पैसा पड़ा रहेगा, क्योंकि अब आप सीज हो गए हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, रिन्यूअल नहीं करवाया, तो वो एक अथॉरिटी के पास चला जाएगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करे। रूल नंबर सब रूल 7 के अंदर ऐसा कुछ नहीं है कि अगर आपकी रजिस्ट्रेशन समाप्त हो जाती है तो आप रिन्यू करवाना चाहेंगे, जैसे 5 साल खत्म हो गए 2 साल के बाद, तो एक फ्रेश रिक्वेस्ट आपको रूल नंबर 9 के अकॉर्डिंग आपको दोबारा से रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। कहता है इन केस अ पर्सन प्रोवाइड सफिशिएंट ग्राउंड्स इन राइटिंग, कि वो बता रहा है, कारण बता रहा है कि क्यों नहीं वो रिन्यूअल करवा सका। और तो यहाँ पे एक तरह से ये कह लीजिए हम उससे लेट फीस लेते हुए, रिक्विजिट फीस जो हमने पढ़ा 5,000 प्लस लेट फीस 5,000 लेते हुए, मतलब 5 + 5 5,000 आपको एक्स्ट्रा लगे तो आपको मिल जाएगी ये रजिस्ट्रेशन। लेकिन ये एक तरह से एक्सटेंशन ऑफ टाइम पीरियड है,
तो ये एक्सटेंशन आपको मिलता है जैसे 5 साल खत्म हुए उसके बाद विद इन 1 ईयर, 1 साल तक। तो नॉर्मली आपने पढ़ा हुआ है, इसमें कोई चेंज वाली बात नहीं है। रूल 13 डील करता है कि आपने एक डिक्लेरेशन देनी है फॉरेन कंट्रीब्यूशन की, कि आपने डिक्लेरेशन देनी है। ऑडिट होगा, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ऑन कितना पैसा है, कितना यूटिलाइज किया, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट एंड पेमेंट, बैलेंस शीट हर फाइनेंशियल ईयर की। और फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 9 महीने के अंदर अंदर जिसे डाला जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट में आपकी, और या फिर वेबसाइट एज स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और अगर आपको कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन किसी क्वार्टर में मिलती है तो आपको उसकी डिटेल्स भी फिर से ऑफिशियल ये वेबसाइट के अंदर डालनी है 15 दिन के भीतर भीतर, जिस दिन आपका ये क्वार्टर क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, कि कहाँ से पैसे आए, कितने पैसे आए, किस तारीख को ये पैसे आए। मतलब एनुअल भी है और क्वार्टरली भी, क्वार्टर ख़त्म होने के 15 दिन के भीतर, एनुअल 9 महीने के भीतर भीतर आपने ऑडिटेड सारी डिटेल्स देनी है। रूल नंबर 14 जिसे हम सेक्शन 13 के साथ में पढ़ते हैं, जहां आपका सर्टिफिकेट सस्पेंड कर दिया जाता है। तो ये बिल्कुल आपने पढ़ा भी होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि जब आपका सस्पेंड कर दिया गया है कि आप 25% तक उस दौरान अनयूटिलाइज्ड जो अमाउंट है वो इस्तेमाल कर सकते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रायर अप्रूवल के साथ। लेकिन बाकी जो बचा 75% है वो जब आपका ये सस्पेंशन रिवोक होगा तभी आप इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये सब आपने पहले भी पढ़ा हुआ है। रूल नंबर 15 जिससे हम रेड विथ सेक्शन 14 पढ़ेंगे, तो देखिए हर नोट्स में मैंने लिखा है रेड विथ कौन से सेक्शन के साथ, ताकि आप अपने नोट्स में उसे लिख सकें कि जहां आपका सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाता है तो जो FCRA अकाउंट जो आपने सेक्शन 17 में खुलवाया था उसके अंदर जो पैसा पड़ा है अनयूटिलाइज्ड है, वो पैसा अब किसके पास चला जाएगा, क्योंकि कैंसिलेशन हो गया आपका सर्टिफिकेट सेक्शन नंबर 14 में, तो प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास वो पैसा चला जाएगा। रूल नंबर 15A जो कि रेड विथ सेक्शन 14A में आता है, जब हम अपना सर्टिफिकेट सरेंडर कर देते हैं तो ये यही कह रहा है कि आप जब आपने सरेंडर करना, आप एप्लीकेशन देंगे FC7 के अंदर अंदर, बस फॉर्म नंबर है एक तरह से। और रूल 16 रेड विथ सेक्शन नंबर 14 अगेन यही कैंसिलेशन से रिलेटेड, रिपोर्टिंग बाय बैंक्स ऑफ रिसीट ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो आप इसे सेक्शन नंबर रेड विथ सेक्शन नंबर 17 FCRA अकाउंट उसके साथ, तो सेक्शन 17 के साथ है ये कि जब आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन FCRA अकाउंट के थ्रू लेते हैं तो बैंक एक रिपोर्ट देगा सेंट्रल गवर्नमेंट को 48 घंटे के भीतर भीतर, जो भी आपने ट्रांजैक्शन चाहे रिसीट की करी है, चाहे यूटिलाइजेशन की करी है, चाहे आप परमानेंट रजिस्टर्ड हैं या टेम्पररी रजिस्ट्रेशन, मतलब बैंक को 48 घंटे के अंदर अंदर रिसीट और यूटिलाइजेशन की एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी। सेक्शन 17 के साथ हम इसे पढ़ेंगे। रूल 17 रेड विथ सेक्शन 18 जो हम डील करते हैं इंटीमेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द रिसिपिएंट। तो कहता है जिसको भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव हुआ है तो वो एक इलेक्ट्रॉनिकली अपलोड करेगा FC4 फॉर्म विथ स्कैन्ड कॉपीज ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसीट, पेमेंट, बैलेंस शीट हर फाइनेंशियल ईयर के लिए 9 महीने के भीतर भीतर ऑफ द क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो अगर आप रूल 17 को देखेंगे जो इंटीमेशन है, ऐसे ही हमने सेम यही चीज़ देखी, डिक्लेरेशन में भी ये चीज़ पड़ी थी, यहाँ पे भी हमने 9 महीने का ये टाइम पीरियड, तो लगभग रूल 13 और 17 एक जैसा सा है। तो एनुअल रिटर्न कहता है आप FC4 फॉर्म के अंदर फाइल करेंगे, और सिर्फ अगर आपको आर्टिकल्स बाहर से मिले हैं तो फॉर्म FC1 होगा, सिक्योरिटीज़ मिली हैं बाहर से तो भी FC1 होगा, और इसको सर्टिफाई करेगा इस एनुअल रिटर्न को चार्टर्ड अकाउंटेंट। और कहता है एवरी रिटर्न इन FC4 के साथ आप एक स्टेटमेंट लगाएंगे बैंक की, वेयर द एक्सक्लूसिव फॉरेन कंट्रीब्यूशन अकाउंट इज मेंटेन्ड बाय द पर्सन, सेक्शन 17 में जहां आप SBI का डेजिग्नेटेड न्यू दिल्ली का अकाउंट है उससे रिलेटेड। और कहते हैं ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट आपने प्रिजर्व करनी है 6 साल तक। नील रिपोर्ट भी आपको फाइल करनी पड़ेगी चाहे आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं मिला है, प्रोवाइडेड वेयर फॉरेन कंट्रीब्यूशन हैज़ नॉट बीन रिसीव्ड और यूटिलाइज्ड ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर।
तो आपको इनक्लूज नहीं करना है सर्टिफिकेट फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट जो हमने यहाँ पढ़ा, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर क्योंकि आपको ना पैसा मिला है ना ही आपने कोई स्पेंडिंग की है, रिसीट पेमेंट, बैलेंस शीट विद फॉर्म नंबर, FC चार्ट, तो वो अटैचमेंट आपको लगानी नहीं पड़ेंगी। रूल 17A थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये कुछ चेंजेस करें आप, आपका जो बैंक अकाउंट है, नेम, एड्रेस, एम, ऑब्जेक्टिव या अपने मेंबर्स, तो जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाई थी सेक्शन 12 में या 11 में अप्लाई किया था, तो कहता 15 दिन के भीतर भीतर जब आप चेंजेस करते हैं, चेंज इन द ऑफ एनी ऑफ द चेंज इन द फॉलोइंग, नेमली आपने नाम बदला या आपने एड्रेस बदला, तो एक फॉर्म FC 6A में आप अपलोडिंग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट्स बदले हैं तो फॉर्म FC 6B है। तो जितने भी फॉर्म हैं ये भी है कि आप अपनी लिस्ट बना लीजिएगा या मुझसे ले लीजिएगा अलग से। बैंक अकाउंट बदला है तो फॉर्म FC 6C, या जिस बैंक के थ्रू आप यूटिलाइजेशन कर रहे थे वो आपने बदले हैं FC 6D, ऑफिस बेरर वगैरह बदले हैं तो FC 6E फॉर्म का आप इस्तेमाल करेंगे। रूल 18 कहता है, ये डील करता है सेक्शन 21 से। अगर मॉड्यूल में देखें 21 नहीं दिया गया, लेकिन मैंने क्लास में करवाई भी हुआ है। ये है, अगर आप कोई कैंडिडेट फॉर इलेक्शन है और आपको फॉरेन कंट्रीब्यूशन आती है, तो आपने FC 1 फॉर्म में 45 दिन के भीतर भीतर बताना है जो भी आपको कंट्रीब्यूशन मिली है। देन रूल 19 रेड विद सेक्शन नंबर 29, ये है जब आपका केस असिस्टेंट सेशन जज के सामने लगा हुआ है, तो वहां पे एक लिमिट हम पढ़ेंगे कि जो ऑफिसर है वो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे सकता है किसी भी आर्टिकल या करेंसी का, अगर उसकी वैल्यू अप टू 10 लाख है, मतलब अगर 10 लाख तक है तो वो कॉन्फिस्केशन का ऑर्डर दे सकता है। तो एक मॉनेटरी लिमिट, ये सेक्शन 29 से रिलेटेड, अगर असिस्टेंट सेशन जज के पास है। अगर सेशन जज के पास है सब सेक्शन 1 में, तो वहां कोई मॉनेटरी लिमिट नहीं है। रूल 20 सेक्शन 32 के साथ जहां ऑर्डर आया जो कोर्ट वगैरह का, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट रिवाइज कर सकती है उससे रिलेटेड, तो कहता है इसके लिए आपने एक एप्लीकेशन देनी है, और एप्लीकेशन कहाँ भेजेंगे? सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, न्यू दिल्ली, एक प्लेन पेपर पे। साथ में आपको 10,000 रुपये की फीस लगानी पड़ेगी, और ये पैसे देंगे थ्रू द पेमेंट गेटवे स्पेसिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। रूल 21 जिसे हम सेक्शन 41 के साथ पढ़ते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, तो कंपाउंडिंग करने के लिए आप एप्लीकेशन देंगे, सेम वही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, इलेक्ट्रॉनिक, न्यू दिल्ली, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। अगेन यहाँ पे जो फीस है 3,000 रुपये की है, और थ्रू पेमेंट गेटवे स्पेसिफाइड। रूल 22 में है, अगर कोई इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इन्वेस्टिगेशन करेगा CBI या गवर्नमेंट की कोई और एजेंसी, तो वो एक रिपोर्ट क्वार्टरली बेसिस पे सेंट्रल गवर्नमेंट को देगी, जहां वो उस केस का स्टेटस बताएगी, साथ में बताएगी कुछ डिटेल्स कि किस दिन ये ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर हुई थी, चार्जशीट फाइल हुई, कोर्ट में केसेस, प्रोग्रेस, ये वो, डेट ऑफ जजमेंट, कंक्लूजन, ये सारी डिटेल्स आपने सेंट्रल गवर्नमेंट को देनी है। सो दिस इज, अगर हम इसे कहें तो आप इसे पढ़िए रेड विद सेक्शन 42 एंड 43 के साथ आप इसे लिखेंगे। देन रूल नंबर 23, थोड़ा स्टार डाला है, स्टार वाले पक्का, क्योंकि ये पहले हमने नहीं पढ़े हुए, क्योंकि हमारे कोर्स में नहीं थे भाई। इट्स नॉट ओनली अबाउट अमेंडमेंट, दे वर नॉट इन द आवर कोर्स, लेकिन अभी इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किया है। कहता अथॉरिटी टू हुम ऑब्लिगेशन और इंटीमेशन टू बी सेंट, कहता अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है अबाउट पॉलिटिकल और स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज ऑफ अ पर्सन मेंशन इन रूल 3 और 4, मतलब रूल 3 और 4 से रिलेटेड है रूल नंबर 23, कि अगर कोई आदमी इन्वॉल्व है पॉलिटिकल या स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज़ में, तो कहता है सेम वही, ये आप जानते ही MOH मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को आपने बताना है, रजिस्टर्ड पोस्ट से बताइए या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप बता सकते हैं। तो ये थी लंबी चौड़ी कह लीजिए अमेंडमेंट्स ड्यू टू FCRA रूल्स 2020। मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगा, मेन वजह क्या है, पहले इंस्टीट्यूट ने ये सारे रूल्स नहीं बता रखे थे अपने स्टडी मैट में, अब एक तरह से उन्होंने कह दिया भैया सारे के सारे पढ़ लो, तो आप अपने नोट्स को इससे अपडेट कर लें। PDF चाहिए होगी आपको मुझसे तो आप ये ले सकते हैं, फ़ोन नंबर आपको पता ही होगा, ये रहा। और इसके साथ इसको हम समाप्त करते हैं। कुछ एक एक्ट की और अमेंडमेंट्स भी हैं, IBC की काफ़ी हैं, तो ऑब्वियसली इन सब के लिए अलग से आपको लेक्चर्स मिलेंगे। सो हैव अ गुड टाइम, गॉड ब्लेस।